हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं डी और एफ ब्लॉक के बारे में। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक पे यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है डी और एफ ब्लॉक। तो सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए कि डी ब्लॉक आखिर है क्या और एफ ब्लॉक है क्या, पहले हमको ये जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि डी ब्लॉक के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जाके हम लोग एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग मेरा रहेगा डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक को पहले समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो डी ब्लॉक किसको बोलते हैं कि डी ब्लॉक के अंतर्गत वे तत्व आता है जिनका बाह्यतम विन्यास जो है n-1 डी और उसके ऊपर 1 से 10 इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया हुआ हो। ठीक ना, यह कहने का मतलब है कि डी जो सब सेल होगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। ठीक, और साथ ही साथ जो मेरा एस सब सेल होता है उसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम इस श्रेणी के अंतर्गत में या डी ब्लॉक के अंतर्गत में जब हम बढ़िया से जब हम इलेक्ट्रॉन को उसका बाह्यतम विन्यास के आधार पर सजा के देखेंगे तो हमको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगा कि डी में जो है 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन चलते हैं और जो है एस में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे कि पी ब्लॉक जब हम पढ़ रहे थे तो पी ब्लॉक में हम समझाए थे कि पी ब्लॉक के अंतर्गत में हम लोग के पास 6 वर्ग आता है। तो 6 वर्ग ही क्यों आता था? क्योंकि पी सब सेल में क्या होता था कि जो पी सब सेल में 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन प्रवेश होता है और अंत में जाके 6 इलेक्ट्रॉन मेरा प्रवेश होता था, 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन। इसी कारण से हम लोग क्या बोलते थे उसको पी सब से, यानी कि जो है पी ब्लॉक का सब तत्व है। उसी प्रकार से डी में भी होता है, डी ब्लॉक के अंतर्गत भी होता है कि जब हम 1 इलेक्ट्रॉन से प्रारंभ करेंगे भरना और चलते 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 10 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे। ठीक ना, तो इसी कारण से इनके अंतर्गत या जो ये बाह्यतम विन्यास को दर्शाएगा या दिखाएगा वही मेरा डी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। ठीक है, और नंबर दूसरा, डी ब्लॉक में जो तत्व मेरा उपस्थित होता है उसको संक्रमण तत्व भी बोला जाता है। तो संक्रमण तत्व क्यों बोला जाता है? तो संक्रमण तत्व बोलने का एक ही कारण है कि जो हमारे पास n-1 और जो डी होता है यानी डी सब सेल जो होता है हमारे पास वो अपूर्ण होता है या आंशिक रूप से भरा हुआ होता है। इसी कारण से हम लोग बोल देते हैं कि इनके अंतर्गत जो भी तत्व आ रहा है वो संक्रमण तत्व है। जो कि हम बोर्ड पे लिखे हैं कि आवर्त सारणी के वे तत्व जिनका बाह्यतम विन्यास n-1 डी के ऊपर यानी डी सब सेल के ऊपर 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन प्रवेश होगा और n-1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश होगा और 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश होगा, जो ऐसा बाह्यतम विन्यास दिखाएगा वो डी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। और संक्रमण तत्व क्यों कहलाएगा? तो लिखे हुए हैं आवर्त सारणी के वे तत्व जिनमें n-1 डी यानी जो सब सेल मेरा डी है वो अपूर्ण या आंशिक रूप से भरा हुआ होता है, उसी को संक्रमण तत्व कहते हैं। ये डायरेक्ट बोर्ड में प्रश्न पूछा गया है कि जो संक्रमण तत्व किसे कहेंगे, तो याद रखना है संक्रमण तत्व उसको बोलेंगे कि जिसमें n-1 डी क्या होता है, आंशिक रूप से भरा हुआ होता है या अपूर्ण भरा हुआ होता है, उसी को संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं कि जो डी ब्लॉक है इसके अंतर्गत जो है 3 श्रेणी होता है। कितना श्रेणी? 3 श्रेणी, और 3 आवर्त भी आता है इसके अंतर्गत। इसमें हम वर्ग के माध्यम से नहीं पढ़ेंगे, अगर वर्ग को काउंट करेंगे तो वर्ग जो है इसमें 10 वर्ग आता है। जैसे कि पी ब्लॉक के अंतर्गत में हम लोग क्या देखते थे, 6 वर्ग आता है। इसी प्रकार से अगर डी ब्लॉक में देखेंगे तो इसमें भी जो है हमारा जो वर्ग आएगा, ग्रुप आएगा, वो 10 होगा। ठीक ना, लेकिन हम लोग इसको वर्ग वाइज ना पढ़ के हम लोग क्या करते हैं, आवर्त वाइज पढ़ते हैं, तो कि हमको सुविधा होता है पढ़ने में भी। ठीक ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे पी ब्लॉक को पढ़ रहे थे एक वर्ग के माध्यम से, इसको वर्ग के माध्यम से ना पढ़ के हम क्या करेंगे, एक आवर्त के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब आवर्त के रूप में हम पढ़ते हैं तो इसमें 3 श्रेणी आता है और 3 आवर्त आता है। आवर्त 4 आता है, आवर्त 5 आता है और आवर्त 6 आता है, जो कि हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। आवर्त चौथा है और चौथा में होता है डी यानी 3D श्रेणी आता है, 4D श्रेणी आता है और 5D श्रेणी आता है। यानी चौथा आवर्त में 3D श्रेणी आएगा और जो है आवर्त 5वां में 4D श्रेणी आता है और आवर्त 6ठा में 5D श्रेणी आता है। बोलेगा हमको कुछ समझ में नहीं आया सर, ये क्या बोले, श्रेणी क्या है? तो श्रेणी दरअसल जो आवर्त हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक ना, यही आवर्त की संख्या जब हम बाह्यतम विन्यास में n के जगह पे रखेंगे तो n के जगह पे मान रखने के बाद
ठीक ना। वहां पे 3D हमको प्राप्त होगा, या 4 का 5 के जगह पर रखेंगे तो हमको 4D प्राप्त होता है। उसी आधार पर इसको श्रेणी क्रम में बांट गया। कैसे? तो ध्यान से देखिए, यहां पे समझ में आ जाएगा फटाक से, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई क्रिटिकल नहीं है। जैसे कि अगर n मान लेते हैं हम लोग, कितना है? आवर्त की संख्या है, आवर्त की संख्या। जैसे कि n का मान यहां पे बोल रहे हैं 4 है। जब हम बाह्यतम विन्यास करेंगे आवर्त 4 के, या आवर्त 4 में जो भी हमारा तत्व है उसका अगर हम बाह्यतम विन्यास को ध्यान से देखेंगे तो क्या करेंगे? 4 को रखेंगे तो -1, कौन है? D है। तो अब इसको जब घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 3D। तो जो मेरा आवर्त चौथा में है, जो मेरा इलेक्ट्रॉन D सबसेल में प्रवेश होगा वह 3D में ही होगा, ना कि यहां पे 4D आ जाएगा। नहीं, 4D वो कब आएगा? तो जब हम आवर्त 5वां में चले जाएंगे तब 4D आएगा। कैसे? तो देखिए ध्यान से, तो 5 - 1 करेंगे, उसके बाद D, तो कितना? 4D। तो अब जो 5वां आवर्त में तत्व है अगर उसका बाह्यतम विन्यास करेंगे तो जो हम लोग D सबसेल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे वो जाके 4D में ही अब प्रवेश होगा। अगर चौथा आवर्त में है तब तो मेरा 3D में प्रवेश होगा, अगर 5वां में चले जाते हैं तो 4D में प्रवेश होगा। अगर सपोज डेट अगर हम छठा में चल जाते हैं तो छठा के लिए आता है 5D। ये 5D में हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे। जब बाह्यतम विन्यास दिखाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना आपको याद रखना है कि D ब्लॉक के अंतर्गत 3 श्रेणी आता है। चौथा आवर्त के लिए 3D, 5वां आवर्त के लिए 4D और छठा के लिए जो है 5D। बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि 3D में यानी चौथा आवर्त में कहाँ से कहाँ तक मेरा तत्व होता है। तो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि 3D श्रेणी जो होता है वह चौथा आवर्त का खंड है, और यहाँ स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, कौन से? स्कैंडियम से लेकर यानी परमाणु संख्या 21 से लेकर 30 तक जो मेरा तत्व होगा एक आवर्त में, वो सब 3D श्रेणी के अंतर्गत आएगा। और अब यहाँ प्रश्न रहा कि जो है 5वां में कौन आएगा? तो 5वां 4D श्रेणी कहलाएगा, इसका खंड है। तो इसमें इटानियम से लेकर कैडमियम तक चलेंगे, यानी परमाणु संख्या 39 से लेकर 48 तक जब चले जाएंगे तो वो सब तत्व जो कहलाता है वो कौन सा श्रेणी का? तो 4D श्रेणी का हो जाएगा, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं छठा आवर्त में। छठा आवर्त में 5D श्रेणी है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। लेंथेनम यानी 57 से लेकर डायरेक्ट आपको नजर आ रहा होगा 72 हो गया। इसका बीच वाला भाग कहाँ चला गया? तो यहाँ पे बीच वाला भाग जो है वो F ब्लॉक के अंतर्गत आ जाता है, वो अलग खंड हो जाता है, यानी एक ब्लॉक के अलग हो जाता है। तो उसका चर्चा हम लोग नीचे करेंगे बाद में, D ब्लॉक के बाद, ठीक है। तो लेंथेनम आ जाता है इसी में 5D श्रेणी में, और HF से लेकर Hg तक यानी पारा तक जो होता है वो सब कहलाता है 5D श्रेणी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 3D 4D और जो है 5D इन सब के श्रेणी में जो तत्व है उसको कैसे याद रखेंगे, एक नॉमनिक के माध्यम से हम यहाँ पे बोर्ड पे लिखेंगे, उसके बाद उसको समझने का प्रयास करेंगे और याद रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर हम आगे नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि आवर्त में जो श्रेणी उपस्थित हो रहा था उसमें कौन कौन सा तत्व आता है उसके बारे में। तो एक चीज़ यहाँ पे और आप जो है जानकारी होना चाहिए कि अगर कोई प्रश्न पूछ देगा कि D ब्लॉक के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ग आएगा, तो जैसे कि आवर्त का भी बात किए तो 3 आवर्त आता है, 4, 5 और 6। अगर ऐसे बात कर देगा कि जो है वर्गों की संख्या कितना होगा या वर्ग क्या गो आएगा, तो जो है कहाँ से कहाँ तक आता है। तो याद रखना है वर्ग का अगर बात करेगा तो वर्ग जो है 3 से लेकर 12 वर्ग तक, यानी वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक आता है, ठीक है। तो ये चीज़ जानकारी होना चाहिए था, अगर कोई प्रश्न पूछेगा तो उसको आप जवाब दे सकते हैं, ठीक। तो अब हम लोग आते हैं अपना टॉपिक के ऊपर फिर। तो अब जो आवर्त 4 में या 3D श्रेणी में जो तत्व उपस्थित है उसको याद कैसे रखेंगे। तो उसका याद रखने का एकदम सिंपल तरीका है कि बोलेंगे सस्ती वाली कार में फेंको नहीं कॉपर और जिंक, ठीक है, एकदम आसान है। लिख देते हैं यहाँ पे, सस्ती वाली कार में फेंको
नहीं कॉपर और जिंक, यहां सी होगा, कॉपर और जिंक। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, यानी स्कैंडियम से लेके चला जाना है कहां तक, जिंक तक। ठीक, फिर हम अगला देखते हैं आवर्त पांचवा में जो 4D श्रेणी है, इटेनियम से लेके कहां तक चलेंगे, कैडमियम तक। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको बोलेंगे यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूद जाना। ठीक ना, यानी कहने का मतलब है, इसको याद रख सकते हैं, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूद जाना, ऐसे याद रख सकते हैं। ये आवर्त पांचवा का है और श्रेणी चौथा। ठीक ना, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अब आवर्त छठा में जो मेरा 5D श्रेणी है, उसके तत्व को कैसे याद रखेंगे, तो उसको भी याद रखना एकदम आसान है। बोलेंगे ला हफ्ता, क्या बोलेंगे, ला हफ्ता ओए रे ओसामा। इसको हम लोग बोल सकते हैं ला हफ्ता ओए रे ओसामा, आयरन रॉड से पिटाई और होगी। यानी ओसामा है, उससे हफ्ता मांग रहा है, नहीं देगा तो बोलता है आयरन रॉड से पिटाई और होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, ला हफ्ता ओए रे ओसामा, आयरन रॉड से पिटाई एयू और होगी। इस प्रकार से हम लोग जो है ये श्रेणी के तत्व को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको करना यही है कि इसको नोट डाउन कर लेना है फटाक से, जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लेना है, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं कि 3D श्रेणी का जो भी तत्व है उसका बाह्यतम विन्यास क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग को जनरल जो बाह्यतम विन्यास हम लोग लिखाए थे सरकारी तरीका पे, वो हमको जानकारी होना चाहिए। तो क्या लिखते हैं, n-1, उसके बाद D के ऊपर कितना, 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन। इसको याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न बिहार बोर्ड में बनता है, या बोर्ड एग्जाम, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का ये प्रश्न बनता है। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन, और n-s के ऊपर 1-2 कंडीशन में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। जनरली s सब सेल मेरा फुलफिल ही होता है। ठीक है, तो हम लोग अब जो है बाह्यतम विन्यास देखने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो हम लोग चलते हैं आगे। जैसे कि अगर हम पहला का बात करेंगे, यानी 3D में जो पहला तत्व है यानी आवर्त में, तो अगर उसका बात करेंगे कौन, सस्ती, यानी Cr लिख देते हैं एक बार, सस्ती वाली कार में फेंको नहीं कॉपर और जिंक। अब इसका बाह्यतम विन्यास देखते हैं। तो ये कौन सा आवर्त में है, तो हम लोग अभी जो है सीखे हैं, ये कौन सा आवर्त में, चौथा आवर्त में। तो n का जगह पे रख देंगे 4-1, और उसके बाद D, यानी पहला है, मतलब जो है पहला आवर्त में है, मतलब जो आवर्त में पहला तत्व है ये, तो इसकी वजह से बोल देंगे कि D के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, और n यहाँ पे रख देंगे 4 और s2। ठीक है, ये इसको कुल मिला के ऐसे बोल सकते हैं 3D1 और 4s2। फिर इसी प्रकार से इसके साथ में भी होगा। अब D के ऊपर क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन डाल देना है, यानी 3D2 4s2। अगला के पास चलेंगे तो 3D, अब देखना है कि इलेक्ट्रॉन जो प्रवेश होगा वह 3D श्रेणी में ही होगा, वह 4D में नहीं जाएगा। यानी चौथा सब सेल में, या जो है पांचवा आवर्त में जो आता था 4D, उसमें नहीं जाएगा, सब 3D में प्रवेश करेगा, 3D और उसके बाद 4s2।
फिर अगला देखते हैं 3d4 अब 4s1। यहाँ पे थोड़ा समझना होगा, ये जो क्रोमियम का जो बाह्यतम विन्यास लिखे हैं यहाँ पे आपको समझना होगा। हम लोग जो है सब पढ़े हैं हुंड्स का नियम, हम लोग उसके आधार पे सब जानते हैं कि अगर ऑर्बिटल मेरा पूर्ण भरा हुआ होता है या अर्धपूर्ण भरा हुआ होता है तो वो अस्थाई होता है। क्या होता है? अस्थाई। लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं 3d4 4s2, सॉरी यहाँ पे 2 है, ठीक है, लेकिन ये बाह्यतम विन्यास इसका ठीक नहीं है, ये अस्थाई नहीं है। तो इसको अस्थाई होने के लिए क्या करना होगा कि हम लोग सब जानते हैं कि d में कितना ऑर्बिटल्स बनता है। तो हम लोग सब जानते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इलेक्ट्रॉन जो प्रवेश होता है कितना? वो 10 प्रवेश होता है। अगर s के लिए बोला जाए तो कितना? एक घर, p के लिए कितना घर, यानी कितना ऑर्बिटल? तो 3 गो, 1 2 3, ठीक। तो अब हमको करना क्या है कि जो 1 2 3 4 5, ठीक ना, ये ऑर्बिटल्स जो है ये इसके बारे में हुंड्स ने क्या बोला था कि या तो आप पूरी इलेक्ट्रॉन सब में प्रवेश करा दीजिए या तो आधा पूरित रखिए, तब वो अस्थाई रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा दिए हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पे बताना है अपने आप को अस्थाई करने के लिए या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा या 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तब अपने आप को अस्थाई कर लेगा, यानी अर्धपूरित हो जाएगा, आधा भर जाएगा। तो आधा भरने के लिए क्या करेगा, ये कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, जो 3d के बगल में 4s2 देख रहे हैं इसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को पूरित कर लेता है, भर लेता है, आधा पूरित कर लेता है। यानी इसका जो बाह्यतम विन्यास बनेगा क्रोमियम का वो होगा 3d5 और 4s1, इस प्रकार से, ठीक है। फिर आगे जब हम लोग देखते हैं Mn के पास चलेंगे तो ये होता है 3d5 4s2। अगर फिर फेरिक के पास चलेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 3d6 4s2। फिर कोबाल्ट के पास चलेंगे तो 3d7 अब 4s2। फिर निकेल के पास चलेंगे तो 3d8 4s2। फिर कॉपर के साथ में खेला होना चाहिए 3d9 4s2, लेकिन वही वाला खेला हो जाएगा। क्या खेला हो जाएगा? तो इसका भी बाह्यतम विन्यास जो होगा वही पूरित होने के लिए क्या करेगा, बगल से 4s से क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेके d के ऊपर 10 दिखाएगा और 4s1, ये अस्थाई इसका विन्यास होगा, ठीक है। चलिए अगला कॉपर का, तो इसमें तो पूरी 10 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा और 4s2 भी अस्थाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका बाह्यतम विन्यास था, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि इसका परमाणु त्रिज्या क्या होगा, यानी 3D श्रेणी में जो भी तत्व है अगर हम एक तरफ से यानी कि जो है स्कैंडियम से जिंक की ओर बढ़ेंगे तो मेरा परमाणु का जो त्रिज्या होगा वह बढ़ेगा या घटेगा, उसके बारे में बात करेंगे। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट मार लेनी है और इसको सुंदर सा नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। टॉपिक मेरा क्या रहेगा, परमाणु त्रिज्या। बस याद रखना है कि जब स्कैंडियम से जिंक के तरफ, जडन के तरफ क्या करेंगे, हम मूव करेंगे, चलेंगे और परमाणु त्रिज्या को देखेंगे तो परमाणु त्रिज्या का मान घटते हुए चला जाएगा। क्या होगा? घटते हुए चला जाएगा। क्यों घटेगा? तो हम लोग सब जानते हैं कि किसी भी आवर्त में जब बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं तो हमको क्या देखने के लिए मिलता है कि वहाँ का जो परमाणु त्रिज्या होता है वो घट जाता है। इसका कारण सिर्फ एक ही है कि हम लोग का
जो इलेक्ट्रॉन बढ़ता है वो सीमित मात्रा में बढ़ता है और नाभिक का जो प्रभाव होता है वह बाहरी कक्षा के ऊपर ज़्यादा होता है। इसी कारण से जो बाहरी कक्षा में मेरा इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, नाभिक उसको अपनी ओर खींच लेता है, यानी उसको संकुचित कर लेता है। तो इसी कारण से जो उसका परमाणु त्रिज्या होना चाहिए, जो परमाणु आकार होना चाहिए, वो ना होकर उससे थोड़ा सा कम हो जाता है, घट जाता है। इसी कारण से बोला गया कि आवर्त में जब हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो मेरा जो परमाणु त्रिज्या है वो उसका मान घटता है। तो जब स्कैंडियम से जिंक के तरफ चलेंगे तो वही खेला होता है बाएं से दाएं वाला। इसी कारण से यहाँ पे परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा, घट जाएगा। यानी जब हम लोग स्कैंडियम से जिंक की ओर बढ़ते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। ठीक है, बस कारण एक देना है कि जब इलेक्ट्रॉन मेरा सीमित मात्रा में कक्षा में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद जब मेरा बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो साथ ही साथ नाभिक के पास भी मेरा इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रहा है, यानी ऋणावेशित बाहर बढ़ रहा है तो धनावेशित कण भी मेरा बढ़ते जा रहा है, या नाभिकीय आवेश भी मेरा बढ़ते जा रहा है। वही नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण से जो बाहरी कक्षा का आकार होना चाहिए वो ना होकर उससे क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। इसी कारण से परमाणु त्रिज्या का मान घट जाता है। ठीक है, तो आज हम बस इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर बात करेंगे 3D के बारे में, जो और सामान्य गुण इसका है उसके बारे में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।